नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नॉर्थ गोवा के अरपोरा गांव में स्थित बागा बीच के पास पिर्च बॉय रोमियो लेन नाम के नाइट क्लब में शनिवार देर रात को संदिग्ध सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए। मरने वालों में 4 टूरिस्ट और 14 स्टाफ शामिल हैं, जबकि 7 की पहचान नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने क्लब मालिकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज की है और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारी फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन की भी जांच कर रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक आग पहले फ्लोर पर तेजी से फैली, जहां टूरिस्ट डांस कर रहे थे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में क्लब में भयानक लपटें फैलती दिखीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घटना पर गहरा दुख जताया। राहुल गांधी ने इसे सेफ्टी और गवर्नेंस की क्रिमिनल फेलियर बताया और पूरी पारदर्शी जांच की मांग की। पुलिस और फायर विभाग आग के कारणों की विस्तृत जांच कर रहे हैं। गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। साथ ही उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया है। शनिवार देर रात हुए इस हादसे पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अरपोरा गोवा में लगी आग की घटना बेहद दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजन खो दिए हैं, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। साथ ही पीएम मोदी ने इस हादसे में घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। उन्होंने बताया कि मैंने इस स्थिति को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से बात की है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दे रही है। वहीं पीएमओ की ओर से जारी बयान में बताया गया कि अरपोरा गोवा की इस घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को पीएम एनआरएफ से 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। जारी बयान के मुताबिक घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तेजपुर यूनिवर्सिटी में लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच यूजीसी के एक्टिंग चेयरपर्सन और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय की टीम ने कैंपस का दौरा किया। टीम को स्टाफ और छात्रों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जो वाइस चांसलर शंभुनाथ सिंह को हटाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों और कर्मचारियों का आरोप है कि वाइस चांसलर के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ियों, लंबे समय तक गैर हाजिर रहने और प्रशासनिक ठहराव के आरोपों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। टीम की मीटिंग देर रात तक चली, लेकिन समाधान न मिलने से छात्र सड़क पर धरने पर बैठ गए और मंत्रालय की टीम को बाहर जाने से रोक दिया। इस बीच कैंपस में प्रोफेसर ध्रुव कुमार भट्टाचार्य ने एक्टिंग वाइस चांसलर का चार्ज लेने का दावा किया, जबकि पीओएम की मीटिंग में प्रोफेसर सोया चक्रवर्ती को प्रो वीसी नियुक्त किया गया था, जिसका छात्रों ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट आश्वासन न मिलने पर सभी अकादमिक और प्रशासनिक गतिविधियां अनिश्चित समय के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। वहीं केंद्र जल्द ही वीसी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच शुरू कर सकता है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार अभी तक लोकल बॉडी चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण देने का अपना बड़ा चुनावी वादा पूरा नहीं कर पाई है। विधानसभा ने 23% से बढ़ाकर 42% पीसी रिजर्वेशन के लिए 2 बिल पास किए थे और सरकार ने एक ऑर्डिनेंस व एक सरकारी आदेश भी जारी किया था, लेकिन यह कोटा सुप्रीम कोर्ट की 50% सीमा से अधिक होने के कारण कानूनी चुनौती में फंस गया। हाई कोर्ट ने सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है, जबकि बिल और ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति की मंजूरी के इंतजार में है। इस बीच 11, 14 और 17 दिसंबर को होने वाले पंचायत चुनावों के लिए कांग्रेस, बीजेपी और पीआरएस ने इनफॉर्मली बड़ी संख्या में पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों का समर्थन किया है, क्योंकि पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होते। पार्टी नेताओं के अनुसार समर्थित उम्मीदवारों में 42% से अधिक पिछड़ा वर्ग है। राज्य में पिछड़ा वर्ग आबादी 56.33% है, जिससे चुनावी रणनीति में उनका प्रतिनिधित्व अहम बन गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों बीसी समुदाय के समर्थन का दावा कर रही हैं, जबकि मामला अभी भी कानूनी और प्रशासनिक अड़चनों में अटका हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 8 दिसंबर को लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर होने वाली बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार 9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा शुरू करेंगे। लोकसभा ने इस मुद्दे पर 10 घंटे की बहस तय की है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलेंगे। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी वाड्रा जवाब देंगे। सरकार चाहती है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम की ऐतिहासिक अहमियत पर चर्चा हो। इससे पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उसने 1937 में गीत की कुछ पंक्तियां हटाकर बंटवारे के बीज बोए। 7 नवंबर को पीएम मोदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर
साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। इसके अलावा मंगलवार और बुधवार को लोकसभा में और बुधवार गुरुवार को राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर भी बहस होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में बदलाव करते हुए रूस को सीधा खतरा बताने वाली भाषा हटाई है। रूस ने इस फैसले का स्वागत किया है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सरकारी एजेंसी तास से बातचीत में कहा कि नई अमेरिकी नीति में शब्दों को नरम किया गया है और अब रूस के साथ सीमित सहयोग और रणनीतिक स्थिरता पर जोर दिया गया है। 2014 के क्राइमिया कब्जे और 2022 के यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका लगातार रूस को बड़ी चुनौती के रूप में देखता रहा था, लेकिन इस बार नीति में लहजा बदला हुआ दिखता है। पेस्कोव ने इसे सकारात्मक कदम बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि रूस पूरी रणनीति को विस्तार से पढ़ने के बाद ही कोई अंतिम निष्कर्ष निकालेगा। सूडान के कालोकी शहर में गुरुवार को हुए एक भीषण ड्रोन हमले में किंडरगार्टन को निशाना बनाया गया। इस हमले में कम से कम 50 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 33 बच्चे शामिल हैं। सूडान के डॉक्टर्स नेटवर्क और सेना ने इस हमले के लिए अर्धसैनिक समूह रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को जिम्मेदार बताया है। हालांकि आरएसएफ की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके विपरीत आरएसएफ ने सेना पर आरोप लगाया है कि उसने शुक्रवार को दारफुर क्षेत्र, अदरे बॉर्डर क्रॉसिंग और एक फ्यूल डिपो पर ड्रोन हमला किया। गौरतलब है कि अप्रैल 2023 से सूडान गृह युद्ध की आग में चल रहा है, जहां सेना और आरएसएफ के बीच सत्ता संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों पहले सहयोगी थे, लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट पर सख्त रुख अपनाते हुए एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्पर्स और अकाउंटेबल मैनेजर व सीओओ इसीड्रे पोर्क्वेरस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कदम इस हफ्ते देश भर में इंडिगो की उड़ानों में भारी रुकावट, देरी और सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल होने के बाद उठाया गया। डीजीसीए ने दोनों अधिकारियों को 24 घंटे में जवाब देने को कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। नोटिस में कहा गया है कि इंडिगो की प्लानिंग, ओवरसाइट और रिसोर्स मैनेजमेंट में गंभीर कमी दिखाई दी है और एयरलाइन यात्रियों को पर्याप्त जानकारी व सुविधाएं देने में विफल रही। इस बीच सिविल एविएशन मंत्री के राम मोहन नायडू और शीर्ष अधिकारियों ने इंडिगो सीईओ से मीटिंग कर तत्काल स्थिति सुधारने को कहा। डीजीसीए की जांच कमेटी 2 हफ्ते में रिपोर्ट देगी, जिसके बाद कार्रवाई तय होगी। इंडिगो ने माना कि नए एफडीटीएल नियम लागू होने के कारण क्रू की कमी से उड़ानें प्रभावित हुईं और कहा कि 10 से 15 दिसंबर तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर की ओर से रखी गई बाबरी मस्जिद की आधारशिला पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल हुमायूं कबीर ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखी। उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले में बेलडांगा से सटे इलाके में सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रतीकात्मक तौर पर रिबन काटकर मस्जिद की नींव रखी। इस पर सुकांत मजूमदार ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि ये पूरा राजनीतिक खेल है। ममता बनर्जी सस्पेंशन का नाटक कर रही हैं। वह खुद को हिंदू हितैषी दिखाने की कोशिश कर रही हैं। बता दें कि 4 दिसंबर को टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पार्टी का कहना था कि वह सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। वहीं सुकांत मजूमदार का कहना है कि बंगाल और देश की जनता कभी बाबरी मस्जिद को स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्या आप हुमायूं कबीर को गिरफ्तार नहीं कर पाते? ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उन्हें मुस्लिमों का वोट मिलना है। साथ ही सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर धर्म की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। नई क्लास 7 एनसीईआरटी इतिहास की किताब में इस बार महमूद गजनवी के हमलों पर पहले से कहीं अधिक विस्तार से जानकारी दी गई है। किताब में लगभग 6 पेज का नया सेक्शन जोड़ा गया है, जिसमें गजनवी के भारत पर 17 अभियानों, मथुरा व कन्नौज के मंदिरों की लूट और सोमनाथ मंदिर को तोड़ने जैसी घटनाओं का जिक्र है। इसमें यह भी बताया गया है कि इन हमलों में बड़ी संख्या में लोगों की हत्या हुई और बच्चों समेत कई कैदियों को सेंट्रल एशिया के गुलाम बाजारों में ले जाया गया। टेक्स्ट बुक में एक चेतावनी बॉक्स भी है, जिसमें कहा गया है कि इतिहास के कठिन दौरों को मिटाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझकर भविष्य में दोहराव रोकने की कोशिश करनी चाहिए। नई किताब में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद कौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के हमलों और नालंदा विक्रमशिला जैसे बौद्ध विश्वविद्यालयों की तबाही का भी विस्तार से वर्णन है, जो पिछली किताब में शामिल नहीं थे। यह बदलाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और 2023 के नए करिकुलम के तहत किए गए हैं। नई किताबों में क्लास 7 के छात्रों के लिए अब विषयों को 2 संयुक्त टेक्स्ट बुक में पेश किया जा रहा है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 5 दिसंबर को भारत यात्रा खत्म होते ही नई दिल्ली अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के संभावित भारत दौरे की तैयारी में जुट गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की का यह दौरा जनवरी 2026 की शुरुआत में हो सकता है। यह कदम रूस और यूक्रेन युद्ध के दोनों पक्षों से बराबर संबंध बनाए रखने की भारत की नीति को मजबूत करेगा। इससे पहले जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए थे और एक महीने बाद यूक्रेन पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार भारत और यूक्रेन के बीच कई हफ्तों से वार्ता जारी है। दौरे का समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना और यूक्रेन की आंतरिक राजनीतिक स्थिति पर भी निर्भर करेगा। जेलेंस्की से मोदी कई बार फोन पर बात कर चुके हैं और भारत लगातार युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता रहा है। नई दिल्ली अब जेलेंस्की के नए अधिकारियों के साथ तारीखें तय करने की कोशिश कर रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.